नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मैं दिल्ली में हूं इस वक्त और मेरे साथ हैं पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह जी। इन दिनों बिहार में प्रशांत किशोर के बाद जिनकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है, विवादों में है, भूचाल सा आया हुआ है, वो शख्स है उदय सिंह जी। कि प्रशांत किशोर से उदय सिंह जी का क्या रिश्ता है, उदय सिंह ने क्यों वैनिटी बैंड दे दिया प्रशांत किशोर को, क्यों शेखपुरा हाउस रहने के लिए दे दिया, वो वैनिटी बैंड जिसके बारे में कहा गया बीजेपी ने आरोप लगाया, आरजेडी ने आरोप लगाया, जेडीयू भी कहने लगा 25 लाख रुपए रोज का किराया है। तो इतने बड़े आरोप, और इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि जनसुराज की स्थापना में प्रशांत किशोर को बिहार में चलाने में आरोप यह भी लगा कि उदय सिंह की कंपनी जो है 50 लाख रुपए हर महीने प्रशांत किशोर के कर्मचारियों पर, आदमियों पर, पार्टी पर खर्च कर रही है। तो हमने सोचा उदय सिंह जी से हम मुखातिब हो और सीधे टेढ़े मेढ़े सारे सवाल लेंगे। सबसे पहला सवाल उदय सिंह जी कि आप हैं कहां आजकल? आप बीजेपी के सांसद रहे, कांग्रेस से आपने चुनाव लड़ा, कोई कह रहा है आप बीजेपी के हैं, कोई कह रहा है आप कांग्रेस के हैं। प्रशांत किशोर के साथ आपका नाता तो जोड़ ही दिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि आप अमित शाह के हैं और गौतम अडानी के हैं। प्रशांत किशोर पर तो आरोप लग ही रहा है कि वह बीजेपी की बी टीम है। तो उदय सिंह और प्रशांत किशोर का क्या रिश्ता है? उदय सिंह बीजेपी के कि कांग्रेस के, या फिर कोई तीसरी शक्ति है? ज्ञानेश्वर जी, धन्यवाद। आप दिल्ली आए, आपने संपर्क किया जी और मुझसे बात कर रहे हैं। पहली बात तो मैं जहां था वहीं हूं, मतलब पूर्णिया नहीं, मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में हूं, पूर्णिया का हूं जी। जहां तक पार्टी का सवाल है, मैंने 2019 में ही कांग्रेस पार्टी से विधिवत त्यागपत्र दे दिया है। पार्टियों में ये कोई रिवाज नहीं है कि कोई खास करके कोई पद पे ना हो और वो इस्तीफा दे तो उसको वो कोई लिखित में उसका संज्ञान लेते हैं या जवाब देते हैं। तो बीजेपी तो मैंने पहले छोड़ दिया था 2017 में जी, और 2017 के बाद मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में मैं चुनाव लड़ा और 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी वो ना करती जो उसने किया, जिसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद मैं कांग्रेस में रहता, लेकिन मैंने कांग्रेस छोड़ दिया। और जहाँ तक रह गई बात मेरे प्रशांत जी के साथ रिश्तों की, हम बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और 2019 से मित्रता और बढ़ी जी। और हुआ ऐसे कि जब मैं चुनाव हार गया तो वो मिलने आए, तो उन्होंने पूछा कि मैं चुनाव कैसे हार गया। मैं कही तो आप बताइएगा, क्योंकि आप दूसरे खेमे में जी मुझे हराने के प्रयास कर रहे होंगे। तो कहा नहीं, हम लोगों ने तो माना हुआ था कि आप जीतेंगे चुनाव। खैर वो बात खत्म हो गई जी। उसके बाद 2021 के दौरान हम लोग, जब दो लोग जिनकी राजनीति में शौक रही हो मिलते हैं तो राजनीति की ही बात करते हैं ना। तो हम लोगों ने धीरे धीरे ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक बिहार में प्रयास करें, जिसके लिए प्रशांत जी बिल्कुल तैयार थे अपना समय, अपना सारी शक्ति लगाने के लिए। तो हम लोगों ने, मैंने, उन्होंने और भी कुछ मित्रों ने, हम लोगों ने तय किया कि बिहार में एक परिवर्तन की आवश्यकता है और उस परिवर्तन में हम लोग की एक भूमिका हो सकती है। तो हम लोगों ने कल्पना की कि एक बिहार में जागरूकता की अभियान चलाई जाए और प्रशांत जी ने स्वेच्छा से कहा कि मैं उस जागरूकता अभियान को लीड करूंगा जी। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी हम लोगों में से सबसे, और उन्होंने दिखा भी दिया 2 साल में कि वो क्या कर सकते हैं। तो इसकी कल्पना हुई। तो जब किसी चीज़ की कल्पना होती है तो वो धीरे धीरे रूपरेखा लेता है। तो जब 2 अक्टूबर को इन्होंने अपना प्रयास शुरू किया, हाँ उसके पहले ये बता दूं कि जब ये पटना गए तो इनके पास पटना में रहने की कोई वैसी व्यवस्था इन्होंने नहीं की हुई थी और इतने लंबे काल तक ये पटना रहते भी नहीं थे। जब पहले रहते तो शायद मुख्यमंत्री जी के साथ रहते थे। तो शेखपुरा में सभी लोगों को मालूम है
शेखपुरा में हमारा घर है और काफी बड़ा घर है। उसमें एक ऐसा पोर्शन बना हुआ था जिसमें कोई नहीं रहता था, खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने इनसे कहा कि आप यहाँ रहें। अच्छा। तो वो रह रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो रह रहे हैं, और जितने दिन चाहे उतने दिन रहे। जितने दिन चाहे उतने दिन रहे। तो इसमें क्या है, जब मुझे आवश्यकता होगी तभी उनसे कहूंगा ना कि मुझे आवश्यकता है। उसके बाद बात खत्म हो गई। अब ये बहुचर्चित वैन, नहीं, मैं बहुचर्चित बैन पर आता हूं। इसके पहले आपके जवाब से दो बातें स्पष्ट। जी बताएं। कि देखिए, जन सुराज का नारा है जी, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास जी। और आपने कहा कि हमने और प्रशांत किशोर ने मिलकर, इसका मतलब यह माने कि बिहार में जनसुराज पार्टी की स्थापना में आपकी महती भूमिका है, यह आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल करूंगा, लेकिन जो क्रम है उसको बता दूं। जी। जब ये शुरू हुआ था तो इसमें राजनीतिक दल बनने की कहीं बात ही नहीं थी। अच्छा। ये सिर्फ जागरूकता अभियान के लिए शुरू हुआ था और हम लोगों का उस समय में जी कोई पॉलिटिकल इंटेंशन भी नहीं था। लेकिन जब जनसुराज फाउंडेशन के तहत, और ये जनसुराज नाम जी, ये 16 आने प्रशांत जी की सोच है, वो सुराज के पीछे बिल्कुल लगे हुए थे, क्योंकि और इसमें उनकी सोच झलकती है कि राज ऐसा होना चाहिए जो सुराज हो। जी। तो ये सुराज के पीछे लगे तो फिर होते होते वो जन सुराज बना। तो जन सुराज फाउंडेशन के तहत ये पदयात्रा शुरू हुआ जी। और 2 अक्टूबर को जब शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से 15-20 अक्टूबर तक ये तय हो गया था लोगों की तरफ से जी कि साहब ये जो आप प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, हमें कह रहे हैं कि विकल्प तो विकल्प बनिए ना। विकल्प नहीं बनिएगा और कहिएगा कि हमें पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी जी। लेकिन उस समय में प्रशांत किशोर जी करीब अडिग थे कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना। तो हम लोग भी बहुत दिनों से राजनीति में हैं, तो ये मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आज ना कल जी हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। अच्छा। और जनसुराज एक ऐसा नाम है जो कोई ना कोई उसको ले लेगा और पार्टी बना लेगा, और फिर हम लोग घूमते रहेंगे कि सारा काम हम लोग जनसुराज फाउंडेशन में करें और उसके बाद जनसुराज पार्टी पता लगे कि हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने, बल्कि मैंने अपने माध्यम से जी अपने लोगों को कहा कि आप जनसुराज फाउंडेशन को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाइए। आपने अपने लोगों को? जी हाँ। जो मिस्टर मिश्रा का नाम आ रहा है जी, मैं बताता हूँ जी। देखिए, कुछ छुपाने की बात है नहीं, तो इसमें बताना। लेकिन जनसुराज के नाम मिलने में जी मालूम नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन ने करीब 1 वर्ष से ज्यादा समय निकाल दिया। अच्छा। नाम ही नहीं दे रहे थे कि ये इसमें ये कंफ्यूजन है, इसमें ये कंफ्यूजन है। तो उनकी जो भी क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने जवाब दिया। अंतोगत्वा उन्होंने माना जी। और हमने रजिस्टर कराया। और रजिस्टर कराया तो हमारे साथ जो हैं मिस्टर एस.के. मिश्रा, वो उसके अध्यक्ष बने जी। और ये पार्टी बन गई। प्रशांत जी का जनसुराज फाउंडेशन के तहत वो उनका पदयात्रा चलता रहा। बाद में वो भी कन्विंस हो गए कि हाँ साहब, पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। मतलब मैं तो पहले से ही कह रहा था, तो लीजिए पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, इसे इस्तेमाल कीजिए। तो इस 2 अक्टूबर को उन्होंने वहां जो अनाउंस किया कि साहब जनसुराज पार्टी बनेगी, तो इस पे भी बहुत कंफ्यूजन, तरह तरह की बात कि ये पार्टी पहले बन गई और फलाना बन गया। तो बिल्कुल पार्टी बन गई, उसकी तो तिथि होती है, कब बनी है, कब नहीं बनी है, किसने बनाया है। तो जो इसमें रहस्य क्यों बनाते हैं इस बात तो को? आपके जवाब से 3 और सवाल पैदा होते हैं। पूछिए ना। कि जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर ने नहीं, उदय सिंह ने बनाई, और इसके वाहक रहे मिस्टर एस.के. मिश्रा, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है, एस.के. मिश्रा के बारे में, और आपके रिश्ते को भी जोड़ा जा रहा है कि एस.के. मिश्रा और आप गौतम अडानी से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। और जब बात गौतम अडानी की होती है तो बात अमित शाह की हो जाती है। और आपने देखिए पहले जवाब में कहा था हमारे कुछ और मित्र, क्या उन मित्रों में गौतम अडानी तो शामिल नहीं है? जो लोग मुझे जानते हैं जी, वो ये जानते हैं कि मैं असत्य बोलता ही नहीं हूं, झूठ बोलते ही नहीं है, आदत ही नहीं है जी। और उसका खामियाजा भी भुगतता हूं। गौतम अडानी जी से शायद पूरी जीवन में मेरी सोशल लेवल पे
एक बार या दो बार कभी मुलाकात हो गई होगी, नमस्ते प्रणाम हो गया होगा जी। इसके सिवा ना मैं गौतम अडानी जी को जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई रिश्ता है, पहली बात। दूसरी बात, इस जन स्वराज के पूरे सोच में जिन मित्रों की मैं बात कर रहा हूँ वो सारे मित्र जी, जैसे उसमें पवन वर्मा जी हैं और भी मेरे मित्र हैं जो रिटायर्ड हैं, जो पॉलिटिक्स में थे, तो इसलिए इससे गौतम अडानी जी को कोई मतलब नहीं है। रह गई बात एसके मिश्रा जी की, एसके मिश्रा जी मेरे साथ मेरे कंपनियों में, वो मेरे कंपनी सेक्रेटरी रहे हैं भी, आज 35 साल से जुड़े हुए होंगे। उन बेचारे को मैं कह दूं कि आप गौतम अडानी को जानते हैं तो डर जाएंगे बेचारे, तो वो तो एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, इसलिए उसमें कहीं से भी लोगों का जोड़ना कि गौतम अडानी है, बिल्कुल ही सरासर झूठी बात और गलत बात, और ऐसी बातों को लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें लोगों को नहीं करनी चाहिए। उदय सिंह जी, आपका बता रहे थे कि जब से ये वैनिटी बैन का विवाद हुआ, आपके दुनिया भर के तमाम मित्र, चाहे वो वाशिंगटन में रहते हो, चाहे मॉस्को में रहते हो, चाहे लंदन में रहते हो, बात सिर्फ वैनिटी बैन की नहीं, आपने सच स्वीकार कर लिया कि जनसुराज पार्टी आपने बनवाई, और आपने यह भी कहा कि जनसुराज अभियान की शुरुआत और जागरूकता की शुरुआत आपने शेखपुरा हाउस में रहने को दे दिया। बिल्कुल। एक इल्जाम आप पर और लग रहा है, बताइए। और यह इल्जाम प्रशांत किशोर पर भी लगता है। सवाल बार बार पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर के पास पैसे कहां से आ रहे हैं। तो एक इल्जाम यह लगा है कि 50 लाख रुपए महीने आप हर महीने प्रशांत किशोर और उनके लोगों को दे रहे हैं। क्या यह सच है? 2-3 तरह से जवाब दे दूं जी। तो पहले आपने वैनिटी बात की, वैनिटी वैन की बात की, तो पहले तो ये बताऊं कि साहब, इन नेताओं ने और कुछ गैर जिम्मेदार चैनलों ने जी पूरे विश्व में बिहार की भद्द पिटवा दी। बिहार की भद्द पिटवा दी? जी। अच्छा भाई, डिजिटल जमाना है। जी बिल्कुल। हम जो बोल रहे हैं ये शायद ये शायद पता नहीं कहाँ दुनिया के किस कोने में लोग देखेंगे, तो हर जगह से लोग मुझे फोन करके, मेरे मित्र मजाक कर रहे हैं, क्या तुम बिहारी कभी बदलोगे नहीं क्या? बात कुछ हो रही थी, सारे लोग देखता हूं कि इस पे बहुत लगे हुए हैं कि कौन शौच करने कहां जा रहा है। अब शर्म आती है इस बात को लेकर। वैनिटी बैन पे फिर बाद में आ जाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न यह था कि प्रशांत किशोर की फंडिंग और आप पर इल्जाम कि 50 लाख रुपए महीने आप प्रशांत किशोर के कर्मचारियों पर, उनकी पार्टी के अभियान पर हर महीने खर्च कर रहे हैं। इससे ज्यादा झूठी बात हो नहीं सकती जी। और प्रशांत किशोर जी को मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब दिल्ली में रहते हैं तो वो मेरे साथ खाना खा लेते हैं जी, लेकिन इसके सिवा अगर कोई कहे कि मैंने प्रशांत जी पे 5 नए पैसे खर्चे हों, अच्छा, तो ये झूठी बात होगी, और बिल्कुल ही झूठी बात होगी। अच्छा, आपने प्रशांत किशोर को कोई पैसा नहीं दिया? सवाल ही नहीं पैदा होता, ना उनको आवश्यकता है। हाँ। लोग शायद प्रशांत किशोर जी को ठीक से नहीं जानते जी, तो जान लीजिए। मैं बता देता हूं। देखिए, उन्होंने अपने कार्यशैली से देश के उन जाने माने नेताओं को जी अलग अलग समय पर सलाह देकर काम करके जी इतना अनुग्रह किया हुआ है, उन्होंने इतनी गुडविल कमाई हुई है जी, और ये तो वो खुद भी कहते रहते हैं कि मुझे पैसों की कमी नहीं है क्योंकि मित्र हैं। तो ये किसी को, अब कोई सोचे, कोई जले, कोई ईर्ष्या करे, वो अलग बात है जी। लेकिन प्रशांत जी ने जो देश के पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल कैनवस पे जी बिल्कुल जो अपनी एक पहचान बनाई हुई है, उसको वो जब चाहे जी इनकैश कर सकते हैं, तो इनकैश कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत जी जब किसी राज्य में काम करते थे तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जी, आईपैक हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो काम किया करती थी जी। उसके पैसे जो खर्च होता था वो जरूर वो पॉलिटिकल पार्टी वहन करती थी। हाँ बिल्कुल, वो तो फीस है। लेकिन आज तक प्रशांत किशोर जी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर से 1 रुपया नहीं लिया है। अच्छा जी, अच्छा। तो इनकी इसलिए जी, देखिए
कोई काम किसी के लिए कर रहा हो और वो पैसे ले ले तो रिश्ता फिनिश भाई। बिल्कुल भाई, वो तो सौदेबाजी है ना। होटल में आया, खाना खाया, होटल में आया, खाना खाया, बिल दिया और चले गए। जी। लेकिन प्रशांत जी ने कहीं भी किसी से भी कुछ लिया नहीं है, इसलिए गुडविल इतना है जिससे जो बोल दे, कि जिससे जो भाई। और वो पता नहीं आपसे उनकी कितनी मुलाकात है या नहीं है, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो किसी से भी कुछ कहेंगे जी, या किसी से कोई सहायता भी मांगेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं कह देंगे कि दूसरा आदमी शर्मा जाए या ना कर सके। तो इनको रिसोर्सेज की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिसोर्सेज का अंदाजा लगाया जाता है, अब मैं कह दूं कि ज्ञानेश्वर जी, आप के चैनल में आपको 5 करोड़ रुपए हर महीने मिलते हैं जी, तब इसका क्या प्रमाण है? ना आपसे मैं प्रमाण पूछ सकता हूं, ना आप मुझे प्रमाण देंगे। आप कोई कह दे कि प्रशांत किशोर जी 100 करोड़ रुपया दिन में खर्च रहे हैं, जैसे कह दिया कि वैन की कीमत नहीं, किराया जो है 25 लाख रुपया महीना या 25 लाख रुपया दिन है जी। तो अब कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए। बैन तो आपकी है ना? बिल्कुल, बैन आपकी है। बिल्कुल। आपने चढ़ने के लिए दिया प्रशांत किशोर को? बिल्कुल दिया। अच्छा, फिर दूंगा। फिर देंगे आप? मेरे पास जितनी गाड़ियां हैं, जो मांगेंगे सब दूंगा। जितनी गाड़ियां हैं, जो मांगेंगे सब देंगे? बिल्कुल दूंगा। अच्छा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि जो वो करना है, हाँ, उसमें मेरी पूरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मेरा उसमें खून पसीना लगा हुआ है। मैं पूर्णिया में, मैं या मेरी माँ जी, पूर्णिया में आज इतने वर्षों से कर क्या रहे हैं? लोगों की उत्थानी तो करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बिहार के पैमाने पे वो चीज करेगा और मैं कहूं कि मैं उसमें मदद नहीं करूंगा, तो बड़ी विचित्र बात होगी। 25 लाख रुपए की किराए वाली वैनिटी की असली कीमत क्या है? आपने यह तो कह दिया कि 25 लाख रुपए किराया है नहीं हुआ, मेरा है, मैंने दिया है, किराए की बात आप 2 बार और पूछेंगे तो मैं उसके कागज भी आपके सामने रख दूंगा। नहीं, क्योंकि देखिए, उस वैन की कीमत ऐसे है कि वो वैन की जो चेसी है जी, वो 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की है जी जी। और उसको डीसी कंपनी थी यहाँ, वो दिलीप छाबड़िया, वो आजकल बंद हो गए, कहाँ चले गए, उन्होंने बनाया था करीब 70-80 लाख रुपए में। अच्छा, तो इस वैन की कीमत, जिसको ये 4 करोड़ और 14 करोड़ कह रहे हैं, उसकी कीमत ही 1 करोड़ से कम है। 1 करोड़ से कम है। पहली बात जी, ये 2017 की बात है। और क्योंकि ये बहुत चर्चा में चला, तो मैंने अपने ऑफिस में कहा कि भाई जरा इसका वैल्यू पता करो। तो आप हैरान हो जाएंगे, आज की डेट में इसकी वैल्यू 8,57,000 रुपए है मेरे बुक्स में। 8,57,000? 8,57,000 रुपए। अच्छा। कोई जर्नलिस्ट खरीदना चाहता मैं दे देता हूँ उसको 8,57,000। हम सच बात है भाई। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक पलंग लगा हुआ है जी, उसके अंदर 2 कुर्सियां हैं, जो कुर्सी है वो आरामदेह कुर्सी है बिल्कुल, और एक बाथरूम है। मैंने क्यों बनवाया था जी? क्योंकि अपने ऑफिस के काम की वजह से भी, पॉलिटिकल काम की वजह से भी ऐसे जगह भी जाना पड़ता था जहां रात को सुविधा नहीं होती थी या शौच की सुविधा नहीं होती थी, तो उसको इस्तेमाल किया करते थे। तो आपने तब बनाया होगा जब प्रशांत किशोर से पहचान भी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। हाँ? और मैंने इसको 2019 में चुनाव में भी इस्तेमाल किया। अच्छा, और उसके बाद जाके ये पटना के घर में मेरे खड़ी है, वैन शेखपुरा हाउस में। प्रशांत वहां रहते हैं। ये पहली बार उन्होंने थोड़ी लिया वैन मुझसे जी। जब भी उन्होंने मांगा है कि मैं थोड़े दिन के लिए ले जाऊं, मैं कहता ले जाइए, वो खड़ी है तो क्या करेगा, चालक भी मेरा है। चालक भी आपका, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस अब बेहुदे के पास नहीं है तो मुझे मालूम नहीं कि क्यों नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से वैन चला रहा है और मेरे पूर्णिया का ही है। एक पासवान जी हैं जो चलाते हैं उस वैन को, बड़े अच्छे सज्जन आदमी हैं, देख रेख करते हैं, वैन को ठीक ठाक रखते हैं जितना रख सकते हैं। इसे रहस्य क्या है? इस वैन की चर्चा क्यों इतनी? चर्चा इसलिए कि वीवीआईपी वैन में, ये वीवीआईपी वैन है, प्रशांत किशोर शौच कर तो मैं हाँ, एक मिनट। पहली बात तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ये पूछना चाहिए कि पूरे गांधी मैदान में शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं है, और है तो कैसी है, कोई ठीक ठाक आदमी जा सकता है या नहीं, पहले तो इसकी चिंता करनी बिल्कुल। चाहिए। अब कोई अनशन पे बैठा हो तो वो क्या करेगा जी? सबके सामने, महिला पुरुष सबके सामने, वो व्यक्ति जो कहीं वहां से जा ही नहीं सकता, क्योंकि जाएंगे तो आप कहिएगा कि वो तो खाने पीने चले गए। बिल्कुल।
तो आप वहां से जा नहीं सकते हैं, तो आप कहां जाइएगा शौच करने? तो किसी के दिमाग में आया होगा, प्रशांत के दिमाग में तो नहीं आया होगा, लेकिन किसी के दिमाग में आया होगा, साहब वो वैन खड़ी है, मंगवा लेते हैं। आओ मंगवा लीजिए। अगर कुछ छुपाने की बात होती तो वैन क्या गांधी मैदान में लाकर सबके कैमरा के सामने करना था। और पूछने वालों को थोड़ी सी, मैं क्या कहूं, लेकिन हया होनी चाहिए कि आप किसी को कह रहे हैं कि चलिए मुझे अपना टॉयलेट दिखाइए, तो आप मेरे यहाँ मेरा साक्षात्कार करने आए हैं, आप अगर मुझे उठ के कहेंगे चलिए तो जा दिखाइए अपना बाथरूम कैसा है, मैं तो बेडरूम के बारे में भी नहीं कर सकता। वही पूछ रहा हूँ, ये कोई बात बनी? इसलिए आपने कहा कि मतलब बिहार वाले के बारे में लोग क्या कह रहे हैं दुनिया बहुत 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 बेइज्जती हुई है। और मुझे खास करके बड़ी मैंने शर्मिंदगी होती है ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए। अच्छा, जरा मैं लौट के पूछ लूं कि तेजस्वी जी कैसे घूमते हैं? वैन नहीं है? नहीं, हाँ रथ तो है, तो उस रथ में शौचालय नहीं है जी। तो मैं तेजस्वी जी पर आता हूं, नहीं मैं उन पे नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो लंबे दौरे पे निकलता है और वो अगर राजनीति में है तो उसने अपने लिए कोई ना कोई सुविधा की हुई है। हाँ। इस वैन में तो ऊपर निकलने की जगह नहीं है साहब, नहीं तो निकलने की भी जगह नहीं है। नहीं तो पहले तो सबसे पहले वो होता है कि एक लिफ्ट लगता है जी, कि उससे निकल के हम भाषण देंगे। ये वैन तो कुल मिलाकर इसलिए बनी कि रात को अगर कहीं मुझे जगह नहीं मिलेगी तो नहा लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, और सोना होगा तो सो जाऊंगा, 2 आदमी आएंगे तो बात कर लूंगा। हे, क्या इसमें है? और मैं तो फिर आपके चैनल पे खुली ऑफर दे रहा हूँ, इसकी कीमत 8,57,000 रुपए है। 8,97,000 जी, 8,57,200 कुछ रुपए है। कोई आए, वो जर्नलिस्ट, उन जर्नलिस्ट में से कोई आए जो इसको 4 करोड़ और 40 करोड़ की बना रहा है, वो दे मुझे 8,57,000 रुपए, मैं आज ही उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। चलिए, आज ही आप ट्रांसफर कर। अच्छा उदय सिंह जी, आपने एक बात कही कि देखिए प्रशांत किशोर तो पूरे बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं जी, और बैन क्या हम कुछ भी दे देंगे, और उनके पास मित्र ऐसे बहुत सारे हैं जिनसे आज उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जरूरत पड़ने पर 50-100 करोड़ रुपए आप भी दे देंगे प्रशांत किशोर को? साहब मेरे पास अगर होते जी, ईमानदारी से, मेरे पास जो है मैं दे दूंगा। आपके पास जो है वो दे देंगे? दे दूंगा। अच्छा, बिहार को बदलने अगर बिल्कुल, अच्छा, बिहार के बदलाव के लिए मेरे पास जो है मैं दे दूंगा। और बताइए। अच्छा चलिए, आपने तो कहा कि दे देंगे, लेकिन आप बताइए जेडीयू वाले भी हमलाबंद। देखिए प्रशांत किशोर ऐसे शख्सियत हो गए हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव भी सवाल पूछ रहे हैं और जेडीयू भी सवाल पूछ रहा है, बीजेपी भी सवाल पूछ रहा है। ऐसा क्या? ये बहुत संगीन मामला। जी, संगीन मामला है। आपके रिश्ते भी अमित शाह से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हूं जी, और अमित शाह जी उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से एक है जी। तो ये तो स्वाभाविक है ना कि मैं अमित शाह जी को जानता हूँ, या मैं बीजेपी का सांसद रह के कह दूं कि कौन है अमित शाह जी, मैं नहीं जानता। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी को भी जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, सोनिया जी को भी जानता हूँ, राहुल जी को भी जानता हूँ, प्रियंका जी को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। लालू यादव को भी जानते हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं। मेरा परिवार जी, मेरी माँ 1977 में राजनीति में आई थी और मैं एक तरह से 1977 से राजनीति में हूँ, तो वो वर्ष गिन लीजिए, बहुत सारे जो नेता हैं उसके बाद उनका जन्म हुआ होगा। बिल्कुल। तो मैं किसको नहीं जानता ये शायद मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन किसको जानता हूं ये तो लंबी लिस्ट है। स्वाभाविक बात है ना कि सबको जानता ही हूँ। सबको जानते ही। देखिए, ये जो इसमें लोगों को और खास करके अच्छे जर्नलिस्ट को इस तरफ देखना चाहिए था। मामला बीपीएससी का है और बीपीएससी में प्रशांत जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है। बिल्कुल, कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। हाँ, यह बात भी कही जा रही है ना। अब ये देखना है कि दोनों दल जो एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, दोनों दल उस मुद्दे को छोड़कर प्रशांत किशोर के पीछे, और वो भी निष्ठा के तरफ से, निष्ठा की तरह से कि वैन कहाँ है, किस घर में रह रहे हैं, इस बात से क्यों हट रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पैसों में से दोनों पार्टियों को मिलता है? अच्छा, ये बड़ा सवाल आप मैं आरोप लगा रहा हूं। अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूं साहब कि जेडीयू और आरजेडी दोनों ये जवाब दे कि इनकी कहीं मिली भगत तो नहीं है। अच्छा, हमारे बच्चों का हक मारकर जो ये तथाकथित ये पैसों की लेन देन हो रही है, इसमें कहीं दोनों दल तो नहीं है, शामिल तो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो ऐसी एकता तो मैंने कभी नहीं देखी।
और उनका ध्यान भटकाने के लिए कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कोई अंट-शंट चीज करने लगता है, कोई गवर्नर को मिलाता है, कोई चिट्ठी लिख देता है, कोई पत्र लिख देता है, कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई बंद करवाने लगता है, कोई रेल रोको कर देता है। मतलब वो सारी चीजें की जा रही हैं जिससे जनता को परेशानी उसकी बढ़े। मतलब बापू का रास्ता किसी ने प्रशांत का रास्ता नहीं लिया कि हम अनशन पे बैठते हैं, हम किसी यातायात को, किसी व्यक्ति को, किसी जनजीवन को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और वो वहां बैठे हुए हैं, उसके पीछे आप पर्दे साहब, और वो आदमी तो आह्वान कर रहा है जी। मैंने सुना कि आप आइए, नहीं इतना ही नहीं, उसकी बड़प्पन देखिए, उसने कहा आप आइए नेतृत्व कीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा। बिल्कुल, अब इससे ज्यादा वो क्या कह सकता है? तो ये तो जबरदस्ती, और इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जो रहस्य है, ये रहस्य ना खुले जी, रहस्य ना खुले। हाँ, ये सीधी बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दिख रहा है जी। नहीं तो एक बात बताइए कि बड़े बड़े नेता जिनके घर में खुद ऐसे 10 वैन खड़े होंगे या रथ खड़ा होगा, वो वैन के पीछे क्यों सवाल पूछ रहा है? बिल्कुल, वो इसकी बात क्यों नहीं कर रहा कि फिर से एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये अगर देर से ये पेपर अगर लीक हुआ, देर से मिला, देर से बटा, जो भी शिकायतें हैं अभ्यर्थियों की, उसको क्यों नहीं एड्रेस कर रहा है? बिल्कुल, ये किस बात पे है कि रथ पे, ये वैन में कौन बैठा? तो आपको लगता है कि आज बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की तुलना करना हो तो फिर बड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा भविष्य को लेकर? 2019 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और मैं महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार था, तो मैं आभारी हूं तेजस्वी जी का। इन्होंने मेरे चुनाव में प्रचार के लिए ये 4 बार आए जी, और मैं सदा उनका आभारी रहूंगा जी। जहां तक लालू जी का सवाल है, लालू जी को मैं शुरू से सम्मान करता रहा हूं। जब बीजेपी का सांसद था तो ऑन रिकॉर्ड, जब इनको परेशान किया जा रहा था, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि लालू जी के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा। और मैं ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो ये बता दूं आपको, आदमी बड़ा पद से नहीं बनता, दिल से बड़ा होता है। आदमी बड़ा और भी तरह से होता है, विजन से होता है। और लालू जी मेरी नजर में एक बड़े आदमी है। लालू जी आपकी नजर में बड़े आदमी? एक बड़े आदमी। लेकिन तेजस्वी जी को, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी को मैं समझता था कि उनमें लालू जी के सारे वो गुण आएंगे जी, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं निराश हूं, और खास करके इस मामले में तो बहुत निराश हूं। और इस मामले में अगर वो पीछे किसी कारण रह भी गए थे, तो जिस तरह के वो सवाल कर रहे हैं और जिस तरह से एक आदमी जो प्रयास कर रहा है कि इन अभ्यर्थियों को या हमारे बच्चों को या हमारे युवा को न्याय मिले, उसके सुर में सुर न मिलाकर उस पर जो ये अटैक कर रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये फलाने के एजेंट हैं, ये ढिमकाने के, अरे यार एजेंट हैं तो हम भी कह सकते हैं कि आप किसी की एजेंसी लेकर चला रहे हैं राजनीति, तो ये तो गलत बात है, गलत बात है। अभी इन्होंने हम लोगों ने 4 चुनाव में भागीदारी थी हमारी, 4 उपचुनाव में, जबकि 2 दिन पुरानी पार्टी थी और खुद ही अंदर हो रहा था कि लड़े ना लड़े, लेकिन हुआ कि नहीं साहब लड़ेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अलग चीज है, बिल्कुल। लेकिन कहां से नजर आ गया कि ये चुनाव एनडीए को या बीजेपी को किसी तरह से लाभ पहुंचा रहा है? नहीं। तो फिर आप बताइए, अब जब जमीन पे प्रमाण आपके सामने, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, तो आप किसी को कह दीजिए। तो ये क्यों ना कह सकते हैं कि आपके भी एजेंट हैं, क्योंकि महागठबंधन में तो इन्होंने भी कंधा लगाया था और आप जीत के आए थे। बिल्कुल, तो फिर आपके भी एजेंट होंगे। अच्छा उदय सिंह जी, आपकी बात तो प्रशांत किशोर मानते हैं, आपसे सलाह मशविरा भी लेते, आप उन्हें समझाते नहीं, जिद्दी बहुत है, गुस्सा बहुत आता है, और राजनीति में ये दोनों चीजें त्यागनी होती है और समय के साथ समझौता करना पड़ता है। प्रशांत जी की कोर्ट से भी पंगा ले लिया था, खैर ठीक है, कोर्ट ने तो कह दिया कि, लेकिन पंगा तो हो ही गया था। देखिए ऐसा है कि प्रशांत जी की अब जिद्दी है या नहीं है कहना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उनकी कमिटमेंट बहुत ज्यादा होती है किसी चीज के साथ भी। वो किसी चीज के अगर पीछे पड़ जाते हैं तो उसको हम और आप अपने भाषा में कह सकते हैं कि ये जिद है। जिद है, हाँ।
लेकिन वो इतनी कमिटमेंट के साथ उस चीज को करते हैं। अभी देख लीजिए ना, बीमार पड़े हुए आईसीयू में, आप किसी और की कल्पना कर लीजिए, डॉक्टर आग्रह कर रहा है कि भैया, उनकी पत्नी गई भी, बिल्कुल आग्रह करेंगे भैया अभी अनशन तोड़ लो, फिर कल कर लेना, जरा सेहत ठीक कर लो, वो कह रहे मैं नहीं करूंगा। अब जो आदमी अपने जान के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और उनका ये कहना है कि नहीं, मैंने कमिटमेंट अपने युवाओं को दिया है, अपने बच्चों को दिया है, मैं उनके साथ पीछे नहीं जाऊंगा। जबकि वो बच्चे मेरे ख्याल से खुद ही आगे आके कहेंगे कि भैया अपना अनशन तोड़ो। बिल्कुल। लेकिन इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि वो जिद्दी हैं। मैं ये जरूर मानूंगा कि क्योंकि इतने स्पष्ट बोलते हैं, कभी कभी लगता है कि वो कटुर बोल रहा है, कटु बोल रहे हैं जी। कभी कभी ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि भाई उस चीज को थोड़ी वो मुलायमियत के साथ कह सकते थे। लेकिन दिल के साफ है, नीयत के साफ है। और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में बिहार में जितना उन्होंने पदयात्रा किया है कोई चला होगा। कहना बड़ा आसान है। हाँ, नहीं वो तो हुआ ही नहीं, वो कहना तो बहुत आसान है किसी के लिए भी, लेकिन खुला आसमान में सोना। तो जिसपे लग्जरी वैनिटी वैन के इस्तेमाल करने की आरोप लग रही है, वो जरा नजर घुमा के देखे कि वो वही व्यक्ति सबके सामने, ये नहीं कि रात के अंधेरे में, सबके सामने 2 वर्ष से पैदल चल रहा है गांव गांव जी। तो वो नहीं नजर आया उनको कि वो नजर आ गया कि ये वैनिटी वैन में वो तो मैंने कल एक कार्यक्रम में भी कहा था कि मैंने बिहार के नेताओं को जमानत के लिए गिड़गिड़ाते देखा है। अच्छा। और प्रशांत किशोर को हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम शर्त सहित जमानत नहीं लेंगे, और फिर कोर्ट को बदलना पड़ा बिना शर्त। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उसमें लोगों को उनकी जिद दिखेगी, वो जिद नहीं है, वो बड़ी कानून की जानकारी मामूली सी टेक्निकल बात जी। अगर मैं वो बॉन्ड साइन कर दूं जिसपे ये लिखा हो कि मैं आगे से ये नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा, इसका मैंने किया है। बिल्कुल। अगर मैंने किया है तो मैंने एक गुनाह कर लिया, तो मैं अपने गुनाह कबूल रहा हूं। जिसको वो शुरू से कह रहे हैं कि मैं गांधी जी के तरीके से यहां बैठकर अनशन पे बैठा हुआ हूं, सत्याग्रह कर रहा हूं, सत्य के लिए आग्रह कर रहा हूं, तो उन्होंने वो कोर्ट के साथ जिद नहीं था, उनकी वही कमिटमेंट थी कि साहब मैंने जो कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं गुनाह कैसे कबूल लूं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेते हैं उदय सिंह जी, बताइए। कि एक और व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, जिनसे आप लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं, पप्पू यादव जिनका नाम है, निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, आपके ही, आप भी वोटर हैं। तो पप्पू यादव भी प्रशांत किशोर को आईना दिखा रहे हैं और प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं। अब कौन किसके पास गया, कौन किसके पास आया, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, आप तो दोनों को समझते हैं। चुनाव के समय आप वो सब भी मिलने गए थे जी। वो सब मैं नहीं पढ़ूंगा जी। ये जरूर कहूंगा कि आईना वो किसी को दिखला रहे हैं, अपना चेहरा अगर वो अपने आईने में देखेंगे जी, तो उनको वो आईना चकनाचूर नजर आएगा। आईना चकनाचूर नजर आएगा? अच्छा। क्योंकि जो भी वो कहते हैं, हाँ, उसमें अगर 100 में से 1% भी सच्चाई हो जी, या सीरियसनेस हो, अब मेरे से बेहतर अभी पूर्णिया के लोग बताएंगे, कारणवश में चुनाव नहीं लड़ा, बिल्कुल, तो ये जीत गए जी। लेकिन इनकी कमिटमेंट होनी चाहिए थी पूर्णिया के प्रति जी। पूर्णिया में ढेर सारे काम पड़े हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं, वो करें एयरपोर्ट तो कभी, अरे छोड़िए, क्या एयरपोर्ट लेके आएंगे। एयरपोर्ट मैंने 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बिहार के पैकेज में लिखवाकर प्रधानमंत्री जी ने बाय नेम घोषणा किया था कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए इतने पैसे हैं जी। ये काम नहीं करने वाले लोग, जिनको अदरवाइज लोग निकम्मा कहते हैं, वो मैं नहीं कहूंगा, वैसे लोग पूर्णिया के वहां थे। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में ये एयरपोर्ट नहीं बनाया, काम करने वाले बना गए ना। संजय झा जी तो जहां दरभंगा एयरपोर्ट का कहीं नाम भी नहीं था, दरभंगा एयरपोर्ट चल रहा है, पूर्णिया एयरपोर्ट रुका हुआ है, जहां एयरबेस बना हुआ है। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर जी एयरबेस बना हुआ है। अगर कोई चाहे तो मैं तो आज भी कहता हूं कि छोड़ो हटो पीछे, 1 महीने में उड़ान भरा जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि बागडोगरा आज देखिए कितना बड़ा एयरपोर्ट हो गया। लेकिन बागडोगरा जब मैं जाया करता था तो एयरफोर्स बेस में बगल में एक टिन के शेड में, हाँ, मुझे कमर्शियल एयरक्राफ्ट चला करती थी। तो इसलिए पूर्णिया को शुरू करना कोई ये नहीं। लेकिन आपने पप्पू यादव की बात आपने कहा आईना चकनाचूर हो जाएगा। जी हाँ, वो इनको चाहिए कि अभी भी इनको
एक तरह से मेरे नहीं लड़ने से और इनके जीत जाने से इनको एक राजनीतिक नई जीवन मिली है। एक तो ये 2 बारी एक जगह से लड़ते ही नहीं, भाग जाते हैं। अच्छा। कभी मधेपुरा भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी पूर्णिया ये कर लेते हैं। तो इनको मौका मिला है, इनको एकाग्रता से पूर्णिया में काम करना चाहिए, मेरी सलाह है उनको। और अपने से ऊपर बातों को नहीं करना चाहिए। अपने से ऊपर मतलब आप मान रहे हैं पप्पू यादव से ऊपर प्रशांत किशोर? कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला होना चाहिए ना कोई। अच्छा। वैसे तो मैं भी कहूं कि मैं नरेंद्र मोदी से बड़ा आदमी हूं तो मुझे कोई रोक थोड़ी लेगा जी। लेकिन इससे एक वाकया याद आ गया। एक हमारे बीजेपी के सांसद थे, जब मैं सांसद था तो आडवाणी जी के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो आडवाणी जी ने उनको डांटा होगा किसी बात पे। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है साहब, वो भी तो सांसद है, मैं भी सांसद हूं। हम लोगों ने उसको समझाया कि हाँ, आडवाणी भी सांसद हैं, आप भी सांसद हैं, लेकिन अगर अपने आप को आप सोच रहे हैं कि आप आडवाणी जी के बराबर के हो गए तो भैया अपना दिमाग को ठीक करवाइए, अपने कद को समझिए। तो उसी तरह पप्पू यादव को भी अपने कद को समझना चाहिए। अब बताइए कहां से, और शर्म नहीं आती है? शर्मिंदगी वाला काम करते हैं। अभी कोई लॉरेंस बिश्नोई का इन्होंने कहानी गढ़ लिया अपनी सिक्योरिटी के लिए कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे दी। सबको चिंता बढ़ी। वो अनुसंधान में पता लगा कि नहीं साहब, ये तो खुद ही है लॉरेंस बिश्नोई, इनके खुद के आदमी इनको धमकी दे रहे हैं। और ये उस कैसे व्यक्ति हैं, और उसका इनको कोई परवाह नहीं है, ये फिर भी हंस रहे हैं, घूम रहे हैं और बोल रहे हैं। तो छोड़िए ये सब बात, खैर छोड़िए। लेकिन अंतिम बात, क्या आपको विश्वास है कि जनसुराज बिहार में बदलाव ला पाएगा? इतना भरोसा आपको है? हम लोग अंतिम दम तक बिहार में परिवर्तन लाने की पूरी प्रयास करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, अपनी जान को जोखिम में डाल के प्रयास करेंगे। अपनी जान को जोखिम में डालकर डाल ही रहे हैं प्रशांत जी, हम लोग भी डालेंगे जी, सब लोग डालेंगे। बिहार में परिवर्तन नहीं होगा ज्ञानेश्वर जी, तो वो स्टेट, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, वो स्टेट इम्प्लोड कर जाएगा, अपने आप में वो धंस जाएगी जगह। उसकी बहुत बुरी हालत है ज्ञानेश्वर जी, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा। लेकिन जो स्थिति आज बिहार की बनी हुई है, वो इम्प्लोजन के कगार पे पहुंची हुई वो जगह है। नीतीश जी से बहुत उम्मीदें थी, भगवान उनको स्वस्थ रखे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एक्टिव होकर संज्ञान लेना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कर कौन रहा है। चलिए, तो देखिए उदय सिंह जी थे, इन्होंने पूरी बात बताई जनसुराज की स्थापना से लेकर वैनिटी बैन तक, और अंतिम में कहा जान लगा देंगे बिहार को बदलने के लिए, और नीतीश कुमार के स्वस्थ होने की कामना भी की है।